हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्व विज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। अगर आप क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही जबरदस्त है प्यारे बच्चे, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका क्लास 10th ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर आपका पढ़ना है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है आपका संसाधन एवं उपयोग। इसका बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, इसके अलावा अतिरिक्त ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें लेकर आए हैं, वन लाइनर और लघु और इसके अलावा दीर्घ। ये सभी प्रश्नों का उत्तर साधारण और सरल भाषा में आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे बच्चे, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई भी वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। वीडियो को जरूर दोस्तों में शेयर कर देंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चे, संसाधन एवं उपयोग से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका लाइव क्लास में आप लोगों को बता दिया गया है। वो सारे प्रश्न को जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए क्या है इसमें। इस प्रकार से आपके सामने हम लिख कर लेकर आए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा तो बहुत ही एग्जाम के समय में आपका रामबाण साबित होगा। पहला है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला आपका नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिम्मरमैन ने कहा था। जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, सलाम इज ब्यूटीफुल। सलाम इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा, तो शुमशेर ने लिखा था। किसने? शुमशेर ने। याद रखिएगा आप लोग प्यारे बच्चे, सभी को आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम था रियो डी जेनेरो, यहीं पर आपका हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ, तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में हुआ था। ये अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में हुआ था आपका दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। 7 नंबर प्रश्न, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ, तो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन आपका 2002 ईस्वी में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग, यहीं पे आपका तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्योटो सम्मेलन कब हुआ, तो क्योटो सम्मेलन आपका 1997 ईस्वी में हुआ था, जापान में हुआ। कहां हुआ? जापान में। ये सभी प्रश्न आपका बोर्ड में पूछा गया है पीछे, और आगे भी पूछने की संभावना है। तो बिल्कुल वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चे, और बेल आइकन वाले घंटी की जरूर आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं आप लोग। 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में शिखर सम्मेलन हुआ। ये स्टॉकहोम में हुआ था। कहां? स्टॉकहोम में। ग्लोबल वार्मिंग में कितने गैसों को जिम्मेदार माना गया, तो 6 गैसों को जिम्मेदार माना गया था ग्लोबल वार्मिंग में। जो क्योटो सम्मेलन हुआ था उसी में 6 गैसों को जिम्मेदार ठहराया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में यही लिखिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग में 6 गैसों को जिम्मेदार ठहराया गया वो कौन कौन सा गैस था। 11 नंबर प्रश्न, पृथ्वी यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। 12 नंबर, दुनिया की सबसे कीमती संसाधन क्या है, तो दुनिया की सबसे कीमती संसाधन खनिज संसाधन है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब और कहां हुआ था, तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वह 2009 ईस्वी में हुआ था। कोपेनहेगन डेनमार्क में पड़ता है। ठीक है, कोपेनहेगन डेनमार्क में पड़ता है, यहीं पे आपका जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। 14 नंबर है कि ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। 15 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि तट रेखा कहां से प्यारे बच्चों, तो तट रेखा से पूछा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 किलोमीटर। हालांकि 200 नॉटिकल मील देता है, क्योंकि समुद्री में जो मापा जाता है समुद्र में वो किलोमीटर में नहीं नॉटिकल मील में मापा जाता है। और 17 नंबर प्रश्न,
डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के अनियोजित दोहन से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर है। कितना? 19.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है इसे नवीकरणीय संसाधन है। 20 नंबर प्रश्न, संसाधनों की विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? तो 1968 ईस्वी में आया था। अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 ईस्वी में ही हुआ था। ये था आपका 20 इंपॉर्टेंट वन शॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको बहुत ही फायदा होगा 25 में या 26 में एग्जाम दीजिएगा प्यारे बच्चे आप तो। ठीक है, 25 के कहने का मतलब है कि जब स्कूल में परीक्षा दीजिएगा तो वहां पे, और बोर्ड परीक्षा 26 में दीजिएगा तो वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए ये था आपका, सभी को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए कौन कौन दिया गया है इसे। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका बुक में पहला दिया गया है कि संसाधन को परिभाषित करें। एकदम सरल और साधारण भाषा में आपका इसमें लिख कर लाए हैं। कहता है कि पर्यावरण में उपस्थित वे सारे वस्तुएं जिससे मनुष्य अपने आवश्यकता को पूर्ति करता हो उसे संसाधन कहते हैं। यानी पर्यावरण में उपस्थित वे सारे वस्तुएं जिसे मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे उपयोग करता हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज तेल, खनिज पदार्थ और मानव संसाधन, ये सभी संसाधन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट आपका दिया गया है इसमें कि संचित एवं संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। यानी दोनों का डिफिनेशन लिख देंगे तो 2 नंबर आपका कोई नहीं रोकने वाला है। तो पहला कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो किसी प्रदेश में मौजूद हो परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया हो उसे संभावी संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जो कहीं पर मौजूद है, किसी राज्य में मौजूद है, किसी क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन अभी तक उसका उपयोग में नहीं लाया गया, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे भारत का पश्चिमी भाग, यानी भारत का पश्चिमी तटवर्तीय भाग, वहां पे प्यारे बच्चे आपका संभावी संसाधन मौजूद है जो अभी तक उपयोग में नहीं आया है। दूसरा है आपका संचित कोष संसाधन। लिखेंगे ऐसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन अभी उपयोग शुरू नहीं हुआ है। जैसे बांधों में संचित जल। इसका आंसर बिल्कुल इस प्रकार से आप लोग दीजिएगा तो आपका 2 नंबर एकदम 110% देगा एग्जामिनर, जो कॉपी जांच करने वाला होगा वो। चलिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है आपका? तो दूसरा प्रश्न दिया है DRS20 में कि संसाधन संरक्षण को उपयोगिता को लिखे। संसाधन संरक्षण के उपयोगिता को लिखना है। तो बता दें कि संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसका उपयोगिता इस प्रकार से है। चलिए इस प्रकार में कौन कौन है आइए समझ लेते हैं। तो इसका संसाधन का संरक्षण उपयोगिता इस प्रकार से पहला लिखेंगे कि संसाधन संरक्षण से ही अगली पीढ़ी लाभान्वित हो सकती है। यानी संसाधन के अगर जो संरक्षण करके रखेंगे, बचा कर रखेंगे, तो आने वाले जो भावी पीढ़ी है वो भी उसका उपयोग कर सकता है। लाभान्वित का मतलब होता है उपयोग करना। दूसरा, संसाधन संरक्षण के माध्यम संसाधन को लंबे समय तक संचित रखा जा सकता है। अगर किसी क्षेत्र में कोई संसाधन मौजूद है, जैसे मान के चलते हैं कि झारखंड में कोयला बहुत अधिक मात्रा में है, भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन झारखंड में ही होता है, इसलिए कोयला को अगर जो अभी हम बचा कर रखें तो वो लंबे समय तक संचित रखा जा सकता है और आने वाला समय में जो भावी पीढ़ी है उसको उपयोग करेगा। तीसरा, आने वाले पीढ़ी किसी पर आश्रित नहीं रहेगा। अगर हम संसाधन को बचा कर रखते हैं तो आने वाले समय में जो पीढ़ी है उसको दूसरे खनिज संसाधन या किसी संसाधन पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। चौथा, संसाधन को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। संसाधन का संरक्षण अगर जो करेंगे तो उसे प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। इस प्रकार से अगर जो आप इसका आंसर लिखते हैं तो इसका भी 2 नंबर आपको कोई नहीं काटने वाला है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। और तीसरा प्रश्न है आपका DRS20 में कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। यहाँ पे भूमिका होगा, क्या भूमिका है स्पष्ट कीजिए।
तो संसाधन होते नहीं बल्कि इसे बनाया जाता है, क्योंकि ऐसा तकनीक के आधार पर ही संभव है, ऐसा तकनीक के संसाधन पर ही संभव है। जैसे लोहा, तो लोहा जो है इसे कच्चा लोहा खदानों से निकलता है, लेकिन मशीन में ले जाकर उसे पिघलाकर और नए नए आकार देकर अलग अलग प्रकार के उसके आकार में ढालते हैं। तो तकनीक के आधार पर ही इसे संभव है उपयोग करना। पहला लिखेंगे, तकनीक के माध्यम से हम संसाधन की उपयोगिता एवं मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं। देखिए, जैसे कच्चा लोहा निकाले खदान से, अब उसे बेचेंगे तो कौड़ियों के भाव में बेचेगा, लेकिन वही अगर जो कच्चा लोहा को पिघलाकर इस्पात बना दिए मैग्नीज मिलाकर, तो वो ज्यादातर बहुमूल्य रेटों पर बिकेगा। तो इसका उपयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा लिखेंगे, तकनीक के माध्यम से ही लौह खनिज कारखानों तक पहुंचती है, और इसके बाद तकनीक के माध्यम से ही कच्चा लोहा को स्टील में बदला जाता है, और तकनीक के माध्यम से ही संसाधन मानवीय उपयोग के योग्य बनते हैं। चलिए, ये हो गया। अब है आपका दीर्घ का प्रश्न। तो दीर्घ का प्रश्न है आपका इसमें कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। तो लिखेंगे, सतत विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। संसाधन न केवल मानवीय विलासिता के साधन है, बल्कि वे मनुष्य के जीविका के भी आधार है। मतलब जीविका मतलब जीने का भी आधार है, और जिस भी देश में संसाधन है वह देश बहुत ही अमीर है। संसाधन प्रकृति द्वारा जीव जगत के लाभ के लिए दिया गया अमूल्य उपहार है। अब इसके बाद लिखा गया इसमें, लोग ही नहीं लगभग सभी विकसित देश शामिल हैं। इन्होंने भरपूर जंगल काटे, खनिज निकाले और उनका उपयोग किया। नतीजा हुआ कि संपूर्ण पृथ्वी विषाक्त हो गई। विषाक्त का मतलब दूषित हो गया। ओजोन परत की क्षमता कम हो गई, जिससे हानिकारक सौर विकिरणें तक पृथ्वी तक पहुंचने लगे। सौर विकिरणें का मतलब होता है, जैसे पेड़ पौधा ज्यादा रहेगा उसको काटेंगे, जंगलों को हटाएंगे, तो सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरण सीधे पृथ्वी पर आएगा, जो ओजोन परत रोकता है, और ओजोन परत में ही छिद्र होने के कारण वो पृथ्वी तक आएगा, तो त्वचा में कैंसर का बीमारी उत्पन्न होगा, जिससे पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है, पहाड़ों और ध्रुवों के बर्फ पिघल रहे हैं, परिणामतः समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इस कारण उपयोगी भूमि की ओर समुद्र बढ़ता रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो परिणाम क्या होगा से समझिए। अगर इसे रोका नहीं गया तो आशंका है कि समुद्र में जल की इतनी वृद्धि होगी कि पूरी पृथ्वी उसी में डूब जाएगा। इसलिए सब चीज को क्या करना है, सतत विकास के उपयोग में लेकर आना है, और सभ्यता का मनोविनाश हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। पर अभी भी समय है, मानव अपने लालच को छोड़ संसाधनों का तीव्रता दोहन बंद करे। भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत का क्षय, मृदा के क्षरण को रोकने के प्रयास हो, ताकि भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन, जैसे देखिए मौसम बरसात की नहीं है फिर भी वर्षा हो रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है, भूमि दूषित हो रही है, ये सारे चीज को बचाना जरूरी है। पारिस्थितिकी संकट से विश्व को बचाया जा सकेगा। इन्हीं सब बातों की अवधारणा को सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को विकास नीतियों में शामिल करने के लिए हम अनेक मोर्चे पर कार्य कर रहे हैं, ताकि पर्यावरण और हमारी पृथ्वी के अनुकूल एक बेहतर जीवन जीने की हमारे देशवासियों को वैध इच्छाओं के पूरा किया जा सके। इस प्रकार से है, थोड़ा लंबा है लेकिन सटीक जवाब है इसका। इतना अगर जो आप लोग देखते हैं लिखते हैं तो इनमें से कुछ शब्द याद होगा तो कुछ ना कुछ लिखा जाएगा आपको बोर्ड परीक्षा में। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है और उसका परिभाषित करिए उदाहरण सहित। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन,
व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों या खास व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण के लिए किसी किसान की जमीन या घर, यानी वैसा संसाधन जिसका अधिकार केवल किसी खास व्यक्ति का हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जो स्वामित्व के आधार पर का पहला व्यक्तिगत संसाधन इसका प्रकार का है। दूसरा, सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जिसका उपयोग समूह या समाज के सभी वर्ग के लोग करता हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यानी वैसा संसाधन जिसे समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोग उपयोग करता हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे चारागाह, तालाब, पार्क, शमशान घाट, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, ये सब सामुदायिक संसाधन है। कब्रिस्तान किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं है कि उसमें एक व्यक्ति के परिवार डेथ किया तो उससे बॉडी को दफनाएंगे, ऐसा नहीं है। समाज में रहने वाले सभी कब्रिस्तान में जाएंगे जो दफनाते हैं। शमशान घाट में सभी व्यक्ति लेकर जाएंगे मृत शरीर को, जहां पर उसको का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस प्रकार से अगर जो लिखेंगे तो आपको नंबर पक्का मिलेगा। अगला है आपका तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जो राष्ट्र या सरकार का हो परंतु उसका उपयोग आम जनता करता हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो पूरा राष्ट्र या सरकार का हो लेकिन उसका उपयोग सरकार नहीं बल्कि आम जनता करता हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सरकारी जमीन, सड़क, नहर, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई अड्डे, ये सब जो है राष्ट्रीय संसाधन है। यानी वो राष्ट्र का हो और सरकार उसका नियंत्रण करता हो लेकिन उपयोग उसका आम जनता करता हो। जैसे मान के चलते हैं कि भारत सरकार NH2, NH4, NH3 सड़क मार्ग बनाया, क्या सरकार उस पर चलती है? केवल नहीं, आम जनता चलती है। इसलिए राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण ये सभी होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट है ये, और ये है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता हो। इसे समझने के लिए समुद्री क्षेत्र का उदाहरण लेंगे। जैसे किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की समुद्री क्षेत्र पर ही उस देश का नियंत्रण होता है। उसके आगे की समुद्र क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। यानी वैसा संसाधन जिसका रख रखाव अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किसी भी देश के से समुद्री तट के 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समुद्री क्षेत्र किसी देश का होगा लेकिन उसके आगे वाला जो हिस्सा होगा वह पूरा दुनिया के सभी देश उस पर आवागमन करेंगे समुद्री मार्ग से। इसके बाद है अंतरिक्ष भी किसी के पर्सनल नहीं है, उसमें सभी देशों का सैटेलाइट आपका लॉन्च किया जाता है और वहीं से सारा नेटवर्क वगैरह काम करता है। यहाँ प्यारे बच्चे सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास पर रटाया नहीं बल्कि समझाया जाता है, इसलिए आप भी जुड़े और अपने दोस्तों को भी जुड़े। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब हम तुरंत देंगे प्यारे बच्चे। और अगला वीडियो आपका किसका चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, उसका तुरंत हम वीडियो बनाकर फिर अपलोड कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।